अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो है नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, जी हाँ, चेस सिक्योरिटीज के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। और साथ ही साथ हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं और आप लोगों के भी सवाल होंगे। तो चलें सेशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान है। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज हमने सुबह से जैसे कि मार्केट में ये देखा कि जो है ऑटो सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें काफी सेलिंग थी और जो है नेगेटिव था। लेकिन आखिर में जो है एकदम से जो है इसमें एक मतलब हमने एक जो है बाइंग देखी, एक पॉजिटिविटी देखी। तो क्या वजह थी? कोई न्यूज आ गई थी या फिर जो है मतलब किस वजह से जो है एकदम से जो है ये सिनेरियो चेंज हुआ? कोई न्यूज थी या फिर जो है ये समझे कि मार्केट ने कोई करेक्शन वगैरह ली थी, क्या था? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। अच्छा, कल ना मार्केट में खबर आई थी रिलेटेड टू आईपीपीस। तो उसमें आईपीपी पे प्रेशर आया था कि आईपीपीस से गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है और गवर्नमेंट जो है फोर्सफुली कुछ चीजों में जो है हमको टेक और पे पे ले जा रही है और पुरानी पेमेंट्स को भी वो कह रहे हैं कि आप जो है इसको और वो कर लें। इसकी वजह से हमने हफ्तों में निषाद पावर में, निषाद चुनिया पावर नीचे के ताले पे क्लोज हुआ था। और इस पे हमने प्रेशर देखा। इसके अलावा कल हमने जब देखा कि ओजीडीसी का जो रिजल्ट था वो काफी मार्केट की तवक्को से कम था, तो हमने ओजीडीसी में सेलिंग देखी। ऑल्दो आज हमने देखा कि वो सेलिंग ड्रॉप करने के बाद आखिर में थोड़ा सा स्लाइटली प्लस हुआ था। असल में दो तीन चीजें एक साथ साथ हुई ना दियो। एक तो मार्केट में सेलिंग भी आई, प्लस फॉरेन सेलिंग भी चल रही है, प्लस एक और आपका रोल ओवर वीक भी स्टार्ट हो गई है। तो ये दो तीन चीजें जो है ना, इसकी वजह से हमने देखा कि इनिशियली आईपीबीसी के साथ साथ कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक में भी प्रेशर आया था। सही। सर। बाकी आपने ऑटो। जी। सर, आईएमएफ की कल मीटिंग एक्सपेक्टेड है। क्या कल की मीटिंग में लगता है मार्केट में ऐसा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया? कोई पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया? तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल की मीटिंग में? अच्छा, इसमें ना ये बेसिकली कोई अनप्लान्ड मीटिंग नहीं होती है। इसका होता क्या है कि आप जब तमाम प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर लेते हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद हम ये आईएमएफ के बोर्ड के लिए अप्रूव होता है। होता तो ये कि बोर्ड की डिस्कशन भी होता है, बट अभी तक हमने जितने भी आईएमएफ प्रोग्राम किए उसमें जब हम इस एजेंडे का पार्ट होते हैं तो नॉर्मली हमारी अप्रूवल आ जाती है। तो मोस्ट लाइकली आईएमएफ आपको अप्रूव कर देगा, हाँ। क्योंकि एजेंडे में शामिल करने का मकसद ये होता है कि आप उसको वोट पे ले जाएं। और ये अब तक तो ये इसी तरह से रही है कि एक फॉर्मल सी अप्रूवल होती है और ये हो जाती है। तो आईएमएफ तो लग रहा है कि हो जाएगा। कल इसकी खबर आ जाएगी और ये थोड़ा मार्केट के में इन्वेस्टर को या ओवरऑल ये कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि 2 महीने डिले हो चुका है, कहीं फर्दर कोई इस तरह की चीज ना हो जाए, तो वो चीज खत्म हो जाएगी कल जब आईएमएफ प्रोग्राम हो जाएगा। सही, बिल्कुल। जी, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग कर लें। जी, जी माजिद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये पावर सेक्टर के बारे में जरा सा अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आज का हम देख रहे थे कि एचयूबीसी हबको में और निशात पावर और निशात चुनिया में काफी ज्यादा उसकी प्राइसेस डाउन थी और लो लॉक से करीब थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? एक्चुअली अब देखिए, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती है कि गवर्नमेंट वाकई से निगोशिएट किन टर्म्स पे कर रही है, ये प्रेशर में तो रहेंगे। लेकिन हपको के अंदर जो है, जो हपको के साथ और प्लस पॉइंट है वो ये है कि चाइनीज पावर प्लांट है उनके साथ इनकी एग्रीमेंट है। सीपैक में जो थर की जितने प्रोजेक्ट्स में इनका एक अच्छा रोल है। तो मुझे लगता है हपको के साथ जो है उसका एक पुराना बेस प्लांट है जिसके ऊपर रीनिगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। ऑल तो वहाँ पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कैश का इम्पैक्ट है। बट यहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वहीं से वो पे आउट करें, जिसमें आपका जो है थर नोवा है और बाकी जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। रह गई बात चुनिया पावर की, चुनिया पावर और निषाद पावर में ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट प्लांट है, तो ये कम चलते हैं। तो हो सकता है कि इनके पास गवर्नमेंट इनको कुछ अर्ली रिटायरमेंट करके और कुछ पेमेंट दे के और कुछ माफ करवा के
ये चीज हो जाए, बट जब तक ये गवर्नमेंट के एंड से क्लियर नहीं होती है या कोई स्टेटमेंट नहीं आती ऑफिशियल, तब तक ये प्रेशर में ही रहेंगे या परफॉर्म तो नहीं करेंगे एटलीस्ट। जी जी अनीस आबिद साहब, आपका कोई आपका एक सवाल? ऑटोज का सवाल। जी जी, जी। आपका एक ऑटोज का बीच में सवाल था। हम्म, ऑटोज में बीच में शुरू में तो प्रेशर आया था, बट ऑटोज में साजगार के नंबर्स, कल जो रिजल्ट आया था ना, उसके बाद हमने साजगार में अच्छा कमबैक देखा, और साजगार आज जो है ना अच्छा प्लस बंद हुआ था। मेरा ख्याल है क्योंकि आगे भी जो उसकी गाड़ियां हैं और जो उसकी सेल्स के नंबर है, जो उन्होंने अपने कल रिजल्ट में प्लान भी दिया है कि वो कुछ एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है, और वो कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं, 4-5 अरब रुपए की एक्सपेंशन है, जबकि इनकी सेल ही अब तो 60 अरब की हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को और यहाँ से भी अच्छा सरप्राइज कर सकता है, हो सकता है कि शायद ये 1200-1500 रुपए तक भी चला जाए। अ, आपका किसी का सवाल था? सही। जी यहाँ पर जी आतिफ इकराम साहब, आप अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी। रिजवान साहब, मैं स्टॉक मार्केट में एज अ सब ब्रोकर फ्रॉम मल्टीलाइन सिक्योरिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा सवाल है कि आपको का जो है, आपको ने माशाल्लाह का बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। ₹8.5 एक्स भी हो चुका है। उसके बावजूद ये बेचारा सेलिंग प्रेशर क्यों कर रहा है? और ये 129 पे भी आ चुका है, 128 पे भी आ चुका है। ये मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि मारी पेट्रोलियम के पीछे क्या रीजन है कि मारी पेट्रोलियम बिला वजह डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? उसका आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये बोनस एक्स तक यही तक रहेगा? क्या इसका आगे का पर्सपेक्टिव है? और ये ऊपर आने के चांसेस हैं इसके? ₹1000 में रिकवरी के चांसेस हैं? मारी पेट्रोलियम और हबको का मेरे रिलेटेड सवाल थे। अच्छा, हमारी बेसिकली हमारी रिकवर मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप पैंतीस नहीं, सौ मारी रुपए का अगर जैसे, हमारी, हाँ, जगह एक वन मिनट, थाउजेंड रुपीज में आ सकता है मतलब जिन लोगों ने परचेजिंग की भी है। अर्न नहीं, परचेजिंग किसी ने 1000 में तो नहीं किया, अगर 3500 रुपये भी की है तो नुकसान तो हम्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शेयर को स्प्लिट कर दिया है। हम्म। शेयर को स्प्लिट करने का मतलब नुकसान तो नहीं होता। बेसिकली अगर लेकिन आपके पास शेयर है, शेयर बढ़ जाएंगे, जब बोनस शेयर आएंगे तो जी, आप सवाल का जवाब सुन लें। उसके बाद अगर जैसे, मारी की अर्निंग अगर कल को 100 रुपये हो जाती है, तो बिल्कुल ही हम्म 7 के मल्टीपल में 700 रुपये हो सकता है। बट अभी इसकी अर्निंग ही 64 रुपये, और आने वाले दिनों में जैसी बात है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स तकरीबन 1.2 बिलियन हो गए, जो कि पहले 130 मिलियन थे। नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से अर्निंग में भी ऐसी बात है, इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं आएगी। तो अगर कोई बड़ी हम्म। रिकवरी होगी तो हमारी में बिल्कुल तेजी हो जाएगी, अदरवाइज यही कहीं घूमता रहेगा, क्योंकि अभी करंट अर्निंग पे तो मल्टीपल थोड़ा ज्यादा ही है। तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन इसमें आ रही है तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। जहाँ तक हप्को की बात की आपने, हप्को को मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले किसी को सवाल का जवाब दिया था, तो मेरा ख्याल है वही जवाब है कि हप्को के अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक ये डील गवर्नमेंट से फाइनल नहीं होती है और किन टर्म्स पे होती है, तब तक हप्को में प्रेशर रहेगा। बट ये है कि कुछ सपोर्ट लेवल है, मेरा ख्याल है यहाँ से या 3-4-5 रुपए नीचे एक सपोर्ट आ जाएगी। बट फर्दर तेजी मेरा ख्याल है उसी वक्त होगी जब कोई क्लैरिटी आएगी। और उसका बाइंग बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर बाइंग कोई न्यू बायर पता नहीं हो यार, तो उसकी? बाइंग बाइंग रेंज अब मैं कैसे बता दूं? फर्स्ट करें गवर्नमेंट इनका प्लांट बगैर पैसे दिए बंद कर दे तो 100 रुपये हो जाएगा। अब आप कहेंगे यार ये तो किस इसमें बाइंग नहीं रिकमेंड कर सकते इसमें, क्योंकि एक चीज आपका पता ही नहीं है ना कि उसमें होने क्या वाला है, तो आप कैसे हम्म। रिकमेंड करेंगे किसी को भी? बट आप ये कह सकते हैं कि अच्छा स्टॉक है तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है, या 121 125 के दरम्यान रुक जाए। वो आपका एयर लिंक के बारे में क्या सलामकुम सर। पर्सपेक्टिव है? हेलो जी जी अनीस सर। अकबर साहब जी, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये थी कि आज की जो हफ्तों की प्राइस है और जी जो इसने जून की प्राइस अर्निंग जो बताई थी ₹56, और जो इसका डिविडेंड पे आउट का जो इसका एवरेज इस हिसाब से 20% बनता है। तो जी अगर ये जो प्लांट जिसके ऊपर सारा इस वक्त फोकस है और बाहर की सेलिंग है या वोट्स ओवर है, अगर ये वर्ष कम वर्ष इस प्लान के ऊपर कोई अगर बात आती है, तो आपको हम्म। क्या लगता है कि आपको कि ₹5, ₹7, ₹8 कितनी अर्निंग यहाँ से कम हो सकती है बेस टेक्निकल? प्लांट में काफी, बेस प्लांट का ठीक ठाक इम्पैक्ट है। अगर वो पूरा हटा देंगे और पुराने रिसीवेबल भी उनको नहीं मिलेंगे, अब तो बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन और अभी बेसिकली 4-5 रुपए का इम्पैक्ट नहीं, ज्यादा इम्पैक्ट होगा बेस प्लांट से भी, क्योंकि वो सबसे मेरे ख्याल 600 मेगावाट का प्लांट है, तो वहां पर
उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि अभी ये किस टाउन पे होगा, पूरा जीरो कर देंगे, पुराना भी नहीं देंगे, या पुराना दे देंगे या नया नहीं देंगे, एक और पे चले जाएंगे, अब ये कहना मुश्किल है। अभी जब जब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, कहीं खबरों में पता चलेगा कि भाई किस टर्म्स पे निगोशिएट करें, तभी कोई बेहतर या बेहतर रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं। अभी इस लेवल पर ये यील्ड का देखिए ना, फर्ज करें अभी आप आ, फैसला आता है कि जी हम ना पुराने पैसे देंगे ना आगे से पेमेंट लेंगे, तो उस तरह इसकी यील्ड भी ये ना रहे। सर इसका तो अभी 5 साल है ना एग्रीमेंट को, इस प्लान के तो जो 5 नाम आए थे पहले, दूसरे जो गुल अहमद और दूसरे नाम आए थे कोटद्दू आपकी वगैरह, आवाज इसमें तो इसका नाम नहीं था। लेकिन अब आपको कहे तो अभी 5 साल बाकी है ना, जिस प्लान के ऊपर सारी बेटिंग हो रही है। दोबारा सवाल। हेलो। जी जी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ था। आप अपना सवाल हाँ हाँ सर, जी, अपना मेरी सवाल जी हम्बल दोबारा सवाल रिक्वेस्ट कीजिएगा ये प्लीज। है। दोबारा सवाल कीजिए। ये अनीस साहब, अपना सवाल आप जरा दोबारा हाँ, कीजिए मैं प्लीज। सर हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इतने इन्वेस्टर हैं और इतनी पब्लिक जो है माशाल्लाह, इसका सेंटीमेंट आपको का आपको पता है क्या है। तो अपने क्या नाम है इसका, इनका एक रिटर्न एग्रीमेंट है, 5 साल अभी बाकी है। तो अभी तो इसको टाइम है ना, अभी नेगोशिएशन होना है ना, अभी ये थोड़ी है कि इमीडिएटली कोई मतलब जीरो हो जाना है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा खुदा ना खास्ता जो है वो बिल्कुल ही जो है मामला जो है। और मेरे हिसाब से अगर देखिए वो बाजार प्लान में का जो कुछ रूमर्स चल होगा रही है भी, ना, आप तो आगे मुझे जो BYD और जो इसके माइनिंग और जो इससे आगे है और जो बाकी जिस तरह है, तो मेरा ख्याल है इसके 8-10 रुपए का फर्क आना चाहिए, इससे ज्यादा अर्निंग पे नहीं आएगा फर्क मेरे हिसाब से। बट आई डोंट नो क्या टेक्निकलिटीज है। अगर 8-10 रुपए से अगर वैल्यूशन कम हो जाएगी तो फिर लोग थोड़ा सा इसको बेचेंगे ना फॉर द शॉर्ट टर्म। हो सकता है इनिशियली अगर ये खबर देखें, एक दिन में तो खबर नहीं आएगी ना। इस पे कमेटी बनी है, चीजें इंक्वायरी होंगी, चीजें निगोशिएट होंगी, उस पर रिविजिट्स होंगे। तो यस, आप सही कह रहे हैं, 120-121 रुपए पे आता है या 125 रुपए पे आता है, या यही कहीं पर अगर थोड़ा किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए BYD अभी अभी तो नहीं आएगा, BYD को भी आने में 1 साल लगेगा। ठीक है, और दूसरा भी तो आप माइनिंग की बात करें, ये सब फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाले स्टॉक्स मतलब प्रोजेक्ट्स है ना। आज अगर 10 रुपए या 15 रुपए से अर्निंग कम हो जाएगी, अपने नंबर खुद अपने पास से बताया, मैंने उसी को लेके चल रहा हूँ कि अगर वो नंबर अगर इतना कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें इम्पैक्ट तो आएगा ना। क्योंकि अगर लोग ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कहीं से भी BYD से लेके किसी में भी 2-2.5-3 रुपए की ग्रोथ होगी ना। पर मेजर अर्निंग तो अभी भी पावर प्लांट से आ रही है, जो थर वाले वहां से और जो पुराना बेस प्लांट है। शायद थर से भी अच्छे कैश फ्लो से अच्छे हैं उनके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो चीज होगी तो अब पे क्लैरिटी आ जाएगी, तो लोग अपनी पोजीशन लेंगे ना कि यार 121 पे अच्छा लगता है या 120 पे अच्छा लगता है। तो ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको गवर्नमेंट ओन करेगी। लेकिन अब फैसला जब तक नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती, या गवर्नमेंट कह दे जी को इन सारी इंक्वायरी हो गई और कुछ भी नहीं कर रहे इनके खिलाफ, जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज खबर आ गई, भले उसके बाद ही लिटिगेशन में चले जाएं, कोर्ट्स में चले जाएं, बट वो स्टॉक पे परफॉर्म नहीं करता ना, उसमें फिर मसले मसाइल रहते हैं। सर BYD में भी तो ये है ना कि ये चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है, इसको तो अब अफ्रीका और डिफरेंट जगहों पे ऑप्शन मिल गए हैं ना एक्सपोर्ट हम्म। करने के। तो BYD के लिए ये वहां से चाइना से मंगा के वहां का दी बेस्ट इसका जो BYD का है, सादियों को जो मिला है जो चाइना का, वो इतना बेस्ट नहीं है जितना BYD है। तो ये तो इंपोर्ट वहां से इसको लिक्विडिटी मिलेगी, तो ये वहां से BYD की गाड़ियां मंगा के बीवाईडी एक्सपोर्ट का शुरू प्लान लग कर गया देगा। पाकिस्तान में? नहीं नहीं, बीवाईडी का प्लान पाकिस्तान लग में गया? प्लान नहीं लगा है, लेकिन वहां से इंपोर्ट चाइना से करके ये एक्सपोर्ट तो कर सकता है ना। तो प्लान में संभल करेंगे ना। आप जो प्लान में प्रोडक्शन होगी, तो प्लान नहीं लगा तो इसका मतलब 2025 तक तो अभी अर्निंग नहीं आएगी ना, 25 के मिनट तक। तो अब जब अर्निंग आना शुरू होगी तभी लोग तेजी करेंगे ना। अर्निंग के बगैर आप कैसे तेजी करेंगे? अर्निंग 2025 में स्टार्ट प्लान होगा, आप आज से तेजी तो नहीं करेंगे ना। ऑब्वियसली जब उसकी कोई विजिबिलिटी आएगी, कितनी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, कितने लोकल ऑर्डर है, प्लान अभी लगा नहीं है, लगना शुरू होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस न्यूज के ऊपर तो हो जाए, लेकिन अगर बेस प्लान वाली फर्ज करें, कल खबर आई थी कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, क्लैरिटी आ जाती तो फिर तेजी हो जाएगी। बट से BYD के ऊपर जो 2025 में एक्सपोर्ट शुरू करेगा,
प्लांट लगेगा, तो वो सारी अभी फ्यूचरिस्टिक बातें है ना, होना उस पर ही तेजी होनी है। लेकिन अच्छा, उस पर भी जो नंबर है ना, वो को बहुत क्रेजी नंबर नहीं है अगर आप उस पर वर्किंग करें। क्योंकि BYD का जो ये प्लांट है, ये जो आई गेस मेगा मोटर्स के नाम से उसके हप्को की सब्सिडी है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स आप देखें, हप्को के और साजगार में फर्क है। 1 आई गेस इसके 1.3 बिलियन शेयर्स हैं। तो अगर उस नंबर ऑफ शेयर्स में अगर 5-10 अरब का प्रॉफिट आएगा, तो 4-5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी ना। वो भी नेट प्रॉफिट में कह रहा हूँ आपको, 4-5-6 अरब रुपए की। तो ये और साजगार में फर्क ये है कि बेस का बहुत फर्क है। तो लेकिन ऑब्वियसली BYD एक बहुत बड़ा वेंचर है, दुनिया की सबसे बड़ी कार में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पाकिस्तान में आ रही है। और पहले वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बजाय हाइब्रिड गाड़ियां लेकर आ रही है। बहुत पॉजिटिव चेंज है मार्केट के यूजर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। बट अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद वो मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल में जाके आपको थोड़ा और पिक्चर विजिबल होगी 2025 में, कि ये बुकिंग ले रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी सेल करेंगे और आगे इनकी कितनी सेल बाहर होगी, अफ्रीका में, दूसरी जगह पे, जहाँ पे नाम लिया। सर मेरी रीडिंग ये है कि मंडे को जो है 29 को सुबह 10 बजे मेरियट कराची के अंदर इनकी AGM है। आई थिंक वहां पर ये जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना, ये क्लेरिफिकेशन, ये IPPs, ये BYD माइनिंग, बिल्कुल ये हो सकता है। सारा मेरा ख्याल है मिलेगा वहां पर। अगर जी नहीं भी बिल्कुल हो सकता है। मिलेगा, एज ए शेयर होल्डर मैं तो क्वेश्चन करूंगा इनको। नहीं नहीं, आप बिल्कुल इसमें आप शेयर होल्डर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बिल्कुल चीजें कर सकते हैं। बट ये BYD भी इनके हाथ में नहीं है, और ये जो IPP वाली चीज है ना, ये भी इनके हाथ में नहीं है। ऑब्वियसली एज अ मैनेजमेंट ये पॉजिटिव स्टांस दिखा के कह सकते हैं कि जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम इसको फलां जगह लेके जाएंगे। बट जब भी किसी चीज में, हमने पास में भी देखा है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लिटिगेशन आती है, तो इन्वेस्टर थोड़ा उस चीज से कतराते हैं। बट बीइंग अ शेयर होल्डर, आपका राइट है, आप AGM में जाकर उनसे सवाल करें कि भाई आप माइनिंग पे क्या कर रहे हैं, आप ENI का जो स्टेक लिया था उसमें आप क्या कर रहे हैं, या आप जो है BYD के लिए आप कब तक आप उसको जो है बुकिंग स्टार्ट करके बेचना शुरू कर देंगे, या IPPs पे जो आपका बेस प्लान है उस पर क्या आपकी गवर्नमेंट से नेगोशिएशन हो रही है। बट ये सारी अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है। तो ऑब्वियसली स्टॉक जब बहुत ज्यादा गिरता है तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है, कल ये प्लस हो जाए। लेकिन और लेकिन इसमें एक अच्छी रैली या एक सब्सटेंशियल रैली उसी वक्त होगी जब इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी किसी भी एंड से। जी बहुत शुक्रिया अनीस साहब। जी थैंक यू जज़ाकल्लाह। मोहम्मद उस्मान साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। ये मेरा सवाल ये है, ये जो मर्जिंग मार्केट से डाउनग्रेड में वो उनका कंप्लीट हो गया प्रोसेस? ये जो शेयर की सेलिंग आनी थी, सारे जितने भी थे वो हो गए कि अभी रहते हैं? ये दो तरह की फ्रंटियर मार्केट्स में, एक हमारे फ्रंटियर मार्केट को जो लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, वो बेसिकली MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स होता है, वो हमें ट्रैक कर रहे होते हैं कुछ फंड्स। और कुछ फंड FTSE को, जो UK बेस्ड फंड है, वो FTSE को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक FTSE की तरफ से जो सेलिंग आनी थी, वो बेसिकली आ रही है, और उसमें कुछ कुछ मेजर मेजर क्वेश्चन आ गया, कुछ अभी अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ये होता है कि वो ट्रिगर होने के बाद भी ना आपके पास कुछ टाइम पीरियड, ग्रेस टाइम पीरियड होता है कि आप उसको बेच सकते हैं। तो वो अभी भी आ रही है, और थोड़ा आने वाले दिनों में भी इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। जी आतिफ इकराम, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। सॉरी टू से मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल एकदम 5 ईयर के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करके जा रहा हूँ। मेरे 10 स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे PFO, FABL, ईफर्ट और हब पावर और एयरलिंक और CPHL। और इनके बारे में आप बताएं, इनका क्या आपको पर्सपेक्टिव लग रहा है? 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या इनका आपको फ्यूचर यार लग हर रहा है? कंपनी ग्रो कर रही है, हर कंपनी ग्रो कर रही है। अब जिनका नाम लिया सबकी अर्निंग्स, अगर आप 5 सालों में, अगर आप 5 सालों के लिए कर रहे हैं, तो आप इतनी मेहनत करें कि जाके 5 सालों का डेटा देखें। हर 5 5 सालों से कंपनियां ग्रो कर रही है, CPHL में भी ग्रोथ आ रही है। तो पांच आपको सालों क्या में लग जब रहा है अर्निंग में CPHL का ग्रोथ कहाँ तक जाने का लग रहा है? एक्सपेक्टेड क्या है? क्योंकि बहुत सी जगह पे कह रहे हैं कि मैं फार्मास्यूटिकल पे इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर है, फार्मास्यूटिकल देखिए, कंपनीज में। फार्मास्यूटिकल में बेसिकली होता ही है कि डिवैल्यूएशन होने पे ना, प्राइस अगर पास ऑन नहीं हो पाती ना, उसमें थोड़ा मसला हम्म। होता है। तो अगर वो फॉरेन पास ऑन नहीं हो सकी, तो वहां पर सिर्फ मसला आएगा। लेकिन अभी तक तो जिस तरह से करेंसी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता कि फार्मास्यूटिकल में फॉरेन को मसला है। और लेकिन अब फैसल पांच बैंक के सालों में बारे तो में आपका ऑब्वियसली क्या बीच में कोई ओपिनियन मसला है? आ सकता है। फैसल बैंक के बारे में, फैसल बैंक
कह रहे हैं कि फैसल बैंक बहुत अभी ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाने की चांसेस है फैसल सर बैंक ये के। तो लेकिन बेसिकली अर्निंग वाइज जो है ना मेरे ख्याल से मल्टीपल वाइज काफी लो है। सेकंड लार्जेस्ट हम्म इस्लामिक बैंक है और डिपॉजिट हम्म साइज अच्छा है। इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ गया है। आई गेस 1 ट्रिलियन से ऊपर का डिपॉजिट का नंबर आ गया है। देख के लगता हम्म तो है कि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ सकती है। अब प्राइस ऊपर जाएगी नहीं जाएगी ये तो बहुत बताएगा। लेकिन यस नाम जो आपने लिए सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। 5 सालों में अगर आप 5 साल उठा के देखेंगे सब में अर्निंग ग्रोथ आई है। सिवाय पीएसओ के। पीएसओ में क्योंकि वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है बट उसमें भी अच्छी मेरा 100 सवा 100 रुपए का नंबर आया। हम्म। तो और एयरलिंक के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सॉरी टू से, एयरलिंक के बारे में। एयरलिंक में मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे तो, एक आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ये तो अच्छा आपका स्टॉक अच्छा क्या स्टॉक अच्छा स्टॉक देखना चाहिए सर स्टॉक। लेना चाहिए ना? तो सही जी है। अच्छा स्टॉक और है देखना चाहिए। हाँ जी। आपको क्या उसका पर्सपेक्टिव लग रहा है, फ्यूचर क्या लग रहा है इसका? अच्छा व्हाट लग रहा है अच्छी अबाउट ग्रोथ है इसमें। ग्रोथ अच्छी है? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो अर्निंग वगैरह में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। चलो चलो, थैंक यू सो मच सर। नाइस टू मीट यू, हैव सीन, ठीक है। जी आपके साथ बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया लगा आतिफ साहब। मुझे। सर टॉमस हिल के हवाले से जरा बता दें कि किसी ने पूछा है, थोड़ा सा उसके हवाले से बता दें। काउंसिल का आज भी नोटिस आया था $12 मिलियन का इसने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया। मेरे हिसाब से जो है ना एक्सपोर्ट वाइज कंपनीज में ग्रोथ आ रही है और आगे चल के भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना अर्निंग का नंबर बेहतर होगा। मतलब 7-8 रुपए की अर्निंग आप साल की दे सकती है। उस पर मेरे ख्याल में रेट सही है। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं लगती फिलहाल यहाँ से। एक खबर इसमें चली थी कि कोई बाहर की कंपनी है मिडिल ईस्ट की जो इसमें एक्विजिशन करने के लिए इंटरेस्टेड है इसलिए इसका रेट यहाँ तक आया था। बट अभी वो खबर कहीं आई नहीं है नहीं वो मैच्योर हुई है। सही और सर ये सिटी फार्मा और सरले के हवाले, थोड़ा सा फार्मा सेक्टर के हवाले से बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट ने देखिए इनकी कम किया है जी। फार्मास्यूटिकल में ये मैंने जी ये एक्स कर रहा था कि फार्मास्यूटिकल में ना बेसिकली डॉलर सेंसिटिव होती है सारी ना। ज्यादातर आपके मॉलिक्यूल्स इम्पोर्टेड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो करेंसी हमारी स्टेबल है और आईएमएफ प्रोग्राम के बाद लगता है कि ये स्टेबल रहती है तो सूरत में जो है आपको इस तरह के स्टॉक जो डॉलर ड्रिवन है ना जिसमें इम्पोर्ट का बहुत बड़ा चंक आता है तो जिसमें फार्मास्यूटिकल खास तौर पे सर्ल हो गया सीपीएचएल हो गया। आप देखें हेलियन की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त आई है। एबट में अच्छा रिजल्ट आया। तो ये सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। और फार्मास्यूटिकल काफी अर्से से रुका हुआ भी है। एपीसीएल का देखें जी सवाल किसी ने पूछा। एपीसीएल का जो है ना मार्जिन बहुत इस वक्त खराब है। गैस प्राइस बढ़ने के बाद से ये 350-400 के अराउंड जो है ना इसका ब्रेक इवन होता है। इस वक्त $77 के मार्जिन है। जब तक ये मार्जिन इंप्रूव नहीं करेंगे इसकी प्राइस कहीं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगी बल्कि नीचे जा सकती है। सही जी, नवीद साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नवीद बाबर इस्लामाबाद से। मैं मैम नेशनल बैंक के बारे में पूछना चाह रहा था कि दिसंबर जनवरी तक इसका क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली देखिए मैं आपको मैं ना तो एनालिस्ट हूँ ना चार्टिस्ट हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर जो है आपको एक जनरल व्यू दे सकता हूँ चीज़ों का। मैं आपको टारगेट प्राइस दे दूँ वो फिर ऑब्वियसली अगर हमारी कवरेज में नहीं है तो वो फिर हमारे लिए गलत बात हो जाएगी। बट ये मैं आपको मार्केट गॉसिप बता सकता हूँ कि इस वक्त नेशनल बैंक में जो पेंशन के इशू रिजॉल्व हो गए। आने वाले दिनों में अगर ये 70% जो पहले देता था इस पेंशन के इशू से पहले पे आउट उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आप 9 रुपए से 14 रुपए तक पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर में। और अगर ये पे आउट आया तो इसका रेट ऑब्वियसली फिर हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब 20 हो सकता है यहाँ से 10-15-20 रुपए बढ़ जाएगा। सही ओके, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सर, आखिर में टॉपिक्स। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो 27 तारीख की मीटिंग है आईएमएफ की, 28 को 25 को हमारे यहाँ जब ये न्यूज आएगी तो क्या ये 25 को प्राइसिंग हो चुका है ऑलरेडी आईएमएफ का जो न्यूज है, या यू थिंक कि यहाँ से कुछ पॉजिटिवनेस देख सकते हैं मार्केट में? जजाकल्ला। स्टाफ लेवल के बाद 2 महीने डिले हो गया तो ऑब्वियसली जब ये अनाउंसमेंट आएगी तो ये थोड़ा और लोगों को कॉन्फिडेंस देगा ना। स्टाफ लेवल होने के बाद 2 महीने डिले हो गया फिर बात भी आई बीच में कि आईएमएफ जो है ना रोल ओवर के ऊपर कंसर्न है। तो अगर ये आपका हो जाता है और उसकी अनाउंसमेंट 25 को यानी कल कल अनाउंसमेंट है 27 को नहीं है। तो अगर 25 को अनाउंसमेंट आती है तो ये पॉजिटिव होगा। मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए बाजार में। जजाकल्ला, थैंक यू। भाई ये आईएमएफ शाम को अनाउंसमेंट आएगी सुबह आएगी आईएमएफ की अनाउंसमेंट? तो ये कैसा सवाल है। मतलब सुबह आएगी शाम को आएगी अखबार में आपको कल खबर आ जाएगी। जी नेक्स्ट डे सर हमें तो लास्ट में 26 को ही पता चलेगा ना, टाइम डिफरेंस से। नहीं नहीं आपको कल सुबह अखबार में पता चल जाएगा। आज रात को जब अमेरिका ओपन होता है तो उसमें
उनके दिन के टाइम पर हो जाती है अनाउंसमेंट, मीटिंग एजेंडे में होती है, और नॉर्मली मेरे ख्याल से रात को ही आ जाती है, वरना सुबह अखबार के थ्रू आपको इंटीमेट हो जाएगा। जी सर लास्ट में टॉपिक्स बता दें, उसके बाद हम रैप अप करते हैं जी। ये टॉपिक्स ऑब्वियसली मार्केट काफी ज्यादा, अगर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, वहां थोड़ा फोकस रखा जा सकता है। मेरे ख्याल है डीजी खान देख सकती हैं यहाँ पर, हम नेटवर्क की बोर्ड मीटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो देख सकती हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, साजगार अच्छा लग रहा है, टीआरजी अच्छा लग रहा है। टीआरजी में कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, बट हमारे पास जो चार्टिस्ट हैं करजील, उनको और दो तीन और लोगों को अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमने आज उस पे क्या कहते हैं, फातिमा फर्टिलाइजर ने लैग किया काफी ज्यादा फर्टिलाइजर की रैली में, मेरे फातिमा भी अच्छा लग रहा है। तो ये 4 5 नाम जो मैंने लिए इनको आप देख सकती हैं। सही। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन इसके साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत थैंक्स टू लूंगी। होस्ट एंड गेस्ट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, और जो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।